गुड इवनिंग एवरीवन। शुरुआत करते हैं न्यूजीलैंड की वैकेंसीज के साथ। मैं ऋतुराज अनु के साथ EU वीजा कंसल्टेंसी से आप सभी का वेलकम करते हैं हमारे चैनल पे। आप हमें लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं, जो सभी इंतज़ार कर रहे थे मोस्टली कि न्यूजीलैंड की वैकेंसीज कब आएगी, बिल्कुल मैम। परमिट कब आएगा। पहले आया था अपने पास ओपन वर्क परमिट, शायद हमने डाला भी था, आपने देखा भी था और काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने इनरोल भी किया था और उनकी फाइलें अभी प्रोसेस पे चल रही हैं। उसके बाद कैंडिडेट्स ये चाहते थे कि मैम वर्क परमिट चाहिए, ओपन वर्क परमिट की जगह तो वर्क परमिट कब आएगा, तो वो भी आ गया अपने पास। न्यूजीलैंड का अपने पास ओपन वर्क परमिट आ गया है, जो 2 और 3 साल का है। वो डिपेंड करता है कि हमें आगे से अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, 2 साल का मिलता है या 3 साल का मिलता है। और काफ़ी अच्छा ऑफर है आपके लिए। और लगभग आपके पास जो एक लिमिट बता रही हूँ पहले ही, टाइम लिमिट जो है आपके पास 10 डेज़ का है। 10 डेज़ के अंदर अंदर आप इनरोल कर सकते हो न्यूजीलैंड की अपनी वर्क परमिट के लिए। और इसका लगभग जो प्रोसेसिंग टाइम है वो लगभग आपका 3 महीने रहेगा। उससे पहले जल्दी है तो इसमें आप इनरोल मत कीजिए। 3 महीने आपके लगेंगे ही लगेंगे, मैं मैक्सिमम बता रही हूँ। मिनिमम आप 2.5 लेके चल सकते हैं, 2.5 से 3 महीने के अंदर आपका काम होगा। वैकेंसीज भी लिमिटेड है मैम, ओनली 20 to 30 वैकेंसीज ही मिलती है न्यूजीलैंड की। बिल्कुल। और जो सैलरी पैकेज है इसके अंदर वो भी बहुत अच्छा है, 16 न्यूजीलैंड पर आवर के हिसाब से है और आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है इसके अंदर। और जॉब मैं बता देती हूँ आपको, मोस्टली अनु मैम ही बताते हैं, बट जो भी कुछ स्किप होगा तो वो बिल्कुल साथ देंगे। और जो जॉब है उसके अंदर न्यूजीलैंड के अंदर वो फार्मिंग की है और पैकेजिंग की है, ग्रीन हाउस की, यानी कि आपको फील्ड का काम आना चाहिए, फार्मिंग का काम आना चाहिए आपको। और पैकेजिंग का आपको सबको ही पता है कि पैकेजिंग में क्या होता है। और इसके अंदर एक बेनिफिट आपको ये है, इन जॉब के अंदर आपको फूड और अकोमोडेशन दोनों मिलेगा। अदरवाइज अकोमोडेशन मिलता है, फूड हमें मैनेज करना पड़ता है, ड्यूटी टाइम मील मिलता है, बट इसके अंदर आपको फूड अकोमोडेशन सब कुछ साथ मिलेगा, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। और दूसरा, इसमें न्यूजीलैंड में अगर इनरोल करवाना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ 10 डेज़ है। मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 10 डेज़ है आपके पास। इसमें सैलरी बताना चाहूँगी मैम कि 16 न्यूजीलैंड डॉलर पर आवर के हिसाब से सैलरी है आपकी। वो आप रिपीट कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल मैंने बताया था। और फिर भी कुछ रह जाता है तो न्यूजीलैंड के रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और कुछ याद आएगा तो मैं साथ के साथ बिल्कुल बताऊंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास वैकेंसीज है वो मैम डिस्कस करेंगे आपके साथ। सर्बिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, उसकी वैकेंसीज भी अवेलेबल है। मोस्टली की कंस्ट्रक्शन लाइन की है, कुछ स्किल्ड हैं, कुछ नॉन स्किल्ड हैं। जो स्किल्ड हैं उसके अंदर इंजीनियर्स की भी रिक्वायरमेंट है। काफ़ी सारे बंदे हैं जो कि इंजीनियर हैं बट उनको उनकी फील्ड की जॉब्स नहीं मिलती हैं, बट इस बार इंजीनियर्स के लिए भी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। आप यूरोपियन कंट्री में जा सकते हो। और इवन इसमें सैलरी भी अच्छी है, 700 यूरोज के आसपास आपकी सैलरी है। इससे ज़्यादा भी है, ओवर टाइम भी कर सकते हो आप। नॉर्मली 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहेगी और एक अच्छी कंट्री है, तो आप ये मान लो कि आगे शंघन जॉइन में भी जा सकते हो। और फूड अकोमोडेशन इसके अंदर भी मिलेगा। इसमें भी आपका ये नहीं है कि ड्यूटी टाइम फूड आपको मिलेगा, फूड एंड अकोमोडेशन आपको दोनों प्रोवाइड होंगे। और सारी जितनी भी जॉब है सर्बिया की, ये स्किल जॉब है, जैसे फर्नीचर कारपेंटर की है, कंस्ट्रक्शन लाइन की है, जैसा मैम ने बताया कि टाइल मैसन वगैरह, हेल्पर वगैरह, सब कैटेगरीज है इसके अंदर। और जो सैलरी का पैकेज आपका स्टार्ट होता है वो 500 से लेके 700 यूरो तक, उससे थोड़ा मोटा ऊपर चला जाएगा, वो रहता है आपका सैलरी पैकेज। हाँ। और कुछ और इसके अलावा सर्बिया के अंदर ओवर टाइम भी अवेलेबल है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, मोस्टली कैंडिडेट्स ओवर टाइम नहीं होता है। हाँ जी। तो आपको सर्बिया में साथ के साथ ओवर टाइम करने का भी आपको मौका मिलेगा। हाँ, बट न्यूजीलैंड में अगर आपके लेटर में मेंशन होके आएगा कि अब आप ओवर टाइम कर सकते हो तो ही कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। और मोस्टली एक और चीज़ क्लाइंट्स पूछते हैं कि डिपोर्ट कर देंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो देखिए, डिपोर्ट किस लिए करते हैं आपको शायद पता नहीं है। डिपोर्ट का रीज़न होता है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। वहाँ जब आप जाते हो बोर्डिंग पास लेने के बाद अपना, या जो भी आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है, अगर आप हेजिटेट होते हो या कंफ्यूज्ड होते हो, बिल्कुल डरे डरे घूमते हो, तो उस टाइम पे आपसे जो अथॉरिटी होती है या इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं वो आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं कि आप किस वीज़ा पे जा रहे हो, आपके पास वर्क परमिट है तो किस जॉब में आपके पास वर्क परमिट है,
या फिर आप जो भी वो सवाल पूछते हैं, जैसे अगर आप कैपेबल नहीं होते हो उनका आंसर करने में, उनको रिप्लाई प्रॉपर नहीं दे पाते हो या उनको सेटिस्फाई नहीं करते हो, उस केस मोस्टली में मैम उन्हीं कैंडिडेट से पूछा जाता है जिनके फेस पे ही अलग पता चल जाता है कि वो थोड़े से घबराए हुए हैं। बिल्कुल कि वो कॉन्फिडेंस मैटर करता है। हाँ, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वीज़ा हम अगर दे भी देते हैं आपको किसी भी कंट्री का हो, न्यूज़ीलैंड नहीं है खाली, कोई भी कंट्री है आपकी, क्रोएशिया हो चाहे चाहे आपका सर्बिया हो या न्यूज़ीलैंड हो, कनाडा हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपके पास सब कुछ होते हुए भी फिर भी आप घबरा रहे हो वहाँ पे, तो उस केस में डिपोर्ट ही करते हैं। कई बार स्टडी केस में भी डिपोर्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वही उनके पास उनको कॉलेज तक का नहीं पता होता, किस कोर्स में एनरोल हुआ है, बिल्कुल, एनरोलमेंट किस बिल्कुल। केस में है, उसमें है। दूसरा उनको कॉलेज का नहीं नॉलेज होता है कि किस कॉलेज में वो जा रहे हैं, इवन सिटी का भी पता नहीं यस, होता है। तो उस उन सब चीज़ों को वो मैटर करती है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, पहले अगर आप जा रहे हो किसी भी वीज़ा पे, तो इन चीज़ों की नॉलेज आपको मस्ट होनी ही होनी चाहिए। घबराने की तो देखो मैम बात ही नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में वीजा है, सेकंड आपके पास में वर्क परमिट है, ऑफर लेटर है, कंपनी का नाम पता है आपको, आपको ये पता है कि आप वर्क पे जा रहे हो या स्टडी के लिए भी जा रहे हो, तो आपको वहाँ की बेसिक नॉलेज लेना जरूरी होता है। इवन अपने डॉक्यूमेंट्स को भी प्रॉपरली रीड करना होता है कि ताकि जब इमिग्रेशन में क्वेश्चन किया जाए तो आपको आपके पास आंसर हो। बिल्कुल मैम, तो उन केसेस में आपको गाइस डिपोर्ट किया जाता है अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल 0 होता है, अगर आपको नॉलेज नहीं होती, आप किस वीज़ा पे जा रहे हो, आप किस परमिट पे जा रहे हो, किस कंपनी में आप काम करने जा रहे हो, तो उस केस में देखो 101% आप डिपोर्ट होंगे। उस केस में आपका अगर कोई भी कितना भी वीज़ा आ जाएगा या आपको अंदर वो बोलते हैं कि हम उस केस में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। हाँ, उस केस के लिए हम गाइड ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि डिपोर्ट का डर लगता है या कोई ऑलरेडी डिपोर्ट हो चुका है, तो हम उसको सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे वहाँ पे क्या चीज़ें दिखानी है। आपको कोई अगर क्वेश्चनिंग करे, तो किस तरीके से आपको आंसर देना है। तो ये न्यूज़ीलैंड के रिगार्डिंग मेरा थोड़ा-सा मैं बताना चाहती थी क्योंकि सब कोई क्वेश्चन कर रहे थे मैम, मान लो वीज़ा आ जाता है, डिपोर्ट कर देंगे, क्यों कर देंगे डिपोर्ट आपको? तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा गौर कीजिए या कई सारी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो भी मिल जाएगी आपको डिपोर्ट के रिगार्डिंग कि किस केसेस में करते हैं, कैसे क्वेश्चनिंग करते हैं, कैसे इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ पे इमिग्रेशन लाइन के। कुछ अलग से नहीं होता है, नॉर्मल होता है जैसे आपका सिलेक्शन के टाइम इंटरव्यू होता है, आपसे नाम पूछा जाता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाता है या आपसे कई सारे एम्प्लॉयर जब क्वेश्चन करता है, आपका सिलेक्शन इन बेसिस पे ही होता है। क्यों? क्योंकि आप उन चीज़ों का रिप्लाई देते हो। तो सेम इमिग्रेशन का सिस्टम है, अगर आप वहाँ जा रहे हो, कौन सी कंट्री में जा रहे हो, किस वीज़ा पे जा रहे हो, अगर आप ये क्वेश्चन का रिप्लाई देते हो, तो वो आप वहाँ पे भी आप सिलेक्ट हो। सेम ही प्रोसेस होता है बट आपको वो एक फ़ोबिया हो रखा है सबके माइंड में कि डिपोर्ट का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं आपको बिल्कुल गाइड करूँगी किसी को अगर इसके रिगार्डिंग डर लगता है या किसी का वीज़ा भी आ गया है, तो अगर उसके रिगार्डिंग भी मुझसे कुछ पूछना हो या हमसे कुछ भी कंसल्ट करना हो, आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैम नेक्स्ट हम कनाडा के बारे में बताना चाहेंगे मैम। बिल्कुल, हमारे पास कनाडा का एक SH1 वीज़ा आया हुआ है, जो एक तरह से आप पूछोगे कि ये वीज़ा कौन-सा होता है, तो ये वीज़ा आपका एक तरह से गेस्ट की तरह होता है, जैसे शॉर्ट टर्म आप कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह करते हो, उसके रिगार्डिंग होता है आपका ये एक जो वीज़ा मैंने आपको बताया था। और इसके अंदर आप शॉर्ट टर्म में अपना कोई भी कोर्स कंप्लीट जैसे लैंग्वेज का लगा लो, आप लैंग्वेज का कोई कोर्स कर सकते हो और इसके अंदर आइल्स और पीटी मैंडेटरी नहीं है और जीआईसी भी मैंडेटरी नहीं है इसके अंदर। बाकी डिटेल में मैम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल मैम, मोस्टली डिटेल्स मैम आपने बता ही दी है। बेसिकली ये एक एजुकेशन बेस्ड वीज़ा है, वहाँ पे आप जाके जो इनिशियल क्लासेस हाँ जी, वगैरह हाँ होती जी। है 21 डेज़ की आपकी क्लासेस होती है, तो आप बहुत ही ईज़िली कर सकते हो। इवन वीज़ा भी बहुत जल्दी आता है। 48 आवर्स के अंदर मीन्स 2 दिन के अंदर आपका ऑफर लेटर रिसीव हो जाता है और 10 टू 20 डेज़ के अंदर आपका वीएफएस में सबमिशन करवा दिया जाता है। तो बहुत ही फास्टली इसका काम होता है, इवन बहुत कम खर्चा है। जब आप स्टडी पे नॉर्मली जाते हैं तो बहुत ही हाई कॉस्ट आती है, तो आप यहाँ पे इजीली वर्क कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टडी ही कर सकते हो। बिल्कुल, अगर आप एजुकेशन अपनी जो एजुकेशन लाइन है आपकी उसके अंदर आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हो तो जैसे कनाडा जैसे कंट्री की आपके पास लैंग्वेज हो या कोई सर्टिफिकेट हो तो उससे आपके कल को फ्यूचर में भी आपको मतलब एक बेनिफिट मिलता है उस चीज़ से। तो ये वीज़ा आया हुआ है और 100% ये आता ही आता है, तो कोई भी अगर इसमें एनरोल करवाना चाहता है तो करवा सकता है। उसके लिए भी लगभग वीक का टाइम है आपके पास। वीक के अंदर आप डिसाइड कर लीजिए कि अगर आपको कोई कोर्स करना है या इसमें एनरोलमेंट करवाना है,
तो हमसे संपर्क कीजिए यू वीज़ा कंसल्टेंसी से। और मैम आपको एक गुड न्यूज़ देंगे, मैं एंड अप नहीं करूँगी, मुझे याद है क्योंकि मैम के फेस से ही पता चल रहा है कि वो गुड न्यूज़ बताने वाले हैं आपको। हमारे सिंगापुर का एक वीज़ा आया है, हमारा क्या वो सबका अपना ही है। सिंगापुर का एक वीज़ा आया है और बच्चा वहाँ पे पहुँच भी गया है, आराम से वो अपना सेटल हो गई हैं। सुबह ही उनकी लैंडिंग हुई है, अकोमोडेशन भी उनको मिल चुका है, इवन वो कॉलेज में भी जाके आए हैं, तो सारी चीज़ें प्रॉपरली हो गई हैं। हम उनके लिए खुश हैं और कांग्रेचुलेशन एक बार हमने उनको शायद दिखाएंगे। पिछली वीडियो में आपको दिखाया भी था उनका वीज़ा कि वो, और उनका मैम फ़ोटो वगैरह भी आपके साथ बिल्कुल। वीडियो में शेयर करेंगी। और कल हमारे जो क्रोएशिया स्किल वीज़ा के कैंडिडेट थे उनकी फ़्लाइट है और वो वीडियो भी जल्दी ही आएगी। उनके खुद का एक एक्सपीरियंस उन्होंने अपना शेयर किया है कि किस तरह से वो अपना एक बोलते हैं ना कि कंप्लीट जर्नी उनकी उन्होंने एक्सप्लेन की है, एक्सपीरियंस बिल्कुल कि कैसे उस सक्सेस तक पहुँचे हैं या उस सपने को कैसे पूरा किया उन्होंने, एक बार एक फ़ॉरेन कंट्री में जाने का, अपना वहाँ पे वर्क करने का। फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं मैम, सीधा यूरोप जा रहे हैं। और ये फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, उससे पहले उन्होंने कोई गल्फ का या कहीं पे भी वो नहीं गए हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। उनका ये बहुत हार्ड वर्क था, एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल के और वो इतना स्ट्रगल करने के बाद, तो उनकी स्टोरी ज़रूर सुनिए। उन्होंने बिल्कुल ऑफिस में आगे स्पेशली वो मोटिवेट करना चाहते थे उन कैंडिडेट्स को जो हार चुके थे कि कई बार फाइनेंशियली या सिचुएशंस की वजह से, लेकिन उन्होंने स्किल अपना जो बोलते हैं कि उसके दम पे उन्होंने अपना वीज़ा मतलब पाया है, कह सकते हो आप हमारे थ्रू जो भी है। क्योंकि उनका मैम बहुत ही मतलब जर्नी इतनी दिल को छू जाने वाली है कि आप सुन के थोड़ा-सा ये मानो कि प्रेरित होएँगे, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं बोलते वीडियोज़ को देखने के लिए। क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ बोलते हैं ना कि सिर्फ क्लाइंट नहीं होते हैं, वो काम करते Attachment करते हो जाती है। अटैचमेंट्स हो जाती है हमारी, तो वो कैंडिडेट हमारे ऐसे ही हैं जिन्होंने अपने सिर्फ स्किल के बेस पे, हम सिर्फ माध्यम बने थे उसको अप्लाई करवाने के लिए उनकी फाइल्स को, लेकिन हमें बिल्कुल कोशिश, या वो बोलते हैं ना कि कोई कुछ भी हमें कोशिश नहीं करनी पड़ी उनके लिए, सारी कोशिश उनकी थी। तो मैं चाहूँगी कि आप उनको सुनिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर और शायद उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बाकी वीडियो लंबी होती जा रही है क्योंकि हमारी बातें खत्म नहीं हो रही है। और तो एंड अप करते हैं हम, और बिल्कुल वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और कुछ भी पूछना हो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सोनू सर को कोऑपरेट कीजिए क्योंकि वो बिल्कुल कोशिश करते हैं आपके रिप्लाईज़ देने का, फ़ोन का आंसर करने का, सब चीज़ों का टाइमली, बट थोड़ा-सा डिले हो जाता है क्योंकि इंक्वायरीज़ ऑफ़िस में भी आते रहते हैं रूटीनल, तो ये उनका मेन यही काम रहता है, तो उनको भी कोऑपरेट कीजिए। बिल्कुल। और बाकी हाँ, एक अज़रबैजान की वैकेंसीज़ भी आनी है, वो भी आपको अपडेट करेंगे, टाइम मिला तो वीडियो भी बनाएँगे उसकी। काफ़ी कैंडिडेट्स पूछ भी रहे थे अज़रबैजान के लिए, तो जल्दी ही हम वो भी लेके आएँगे। और रसिया विज़िट टू वर्क वाला आपका जो अभी सुपरमार्केट का चल रहा है, उसकी भी लगभग टर्की लास्ट, और होटल लाइन के, तो ये दोनों ही वैकेंसीज अभी अवेलेबल है और लास्ट है बिल्कुल, मतलब ये मान लो 2-4 दिन की टाइम रखने का। बिल्कुल, तो टाइमली उसमें इनरोल करवा लीजिए, फिर वैकेंसी चली जाएगी तो फिर आप बोलोगे मैम आप आपने लास्ट डेट नहीं डाली या पता नहीं चला। तो मैं वीडियोज़ में दोबारा इसलिए रिपीट कर रही हूँ उन चीज़ों को। और जॉर्जिया वालों का अभी लेट चल रहा है, मैं बिल्कुल बता रही हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा-सा इमिग्रेशन का प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए अपडेट बाकी मिल रही है साथ के साथ। इज़राइल वालों का भी कुछ शांत हुआ है कुछ हद तक, तो उनका भी अभी काम आगे नेक्स्ट वीक से प्रोग्रेस पे चलेगा। और बाकी जितने मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका सबमिशन हो चुका था, हम भी वेट कर रहे हैं उनके वीज़ा का, और जिनका नहीं हुआ है उनके परमिट का, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। कि अपना एक पेशेंस बनाए रखिए हमारे साथ, हमें हमेशा कोऑपरेट किया वैसे कोऑपरेट करते रहिए। और मैम आप लास्ट बात बोलते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। काफी टाइम हो गया, अभी लास्ट वीडियो में आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया है, तो वैसे ही हम चाहते हैं कि सभी वीडियोस में आप अपना सपोर्ट बरकरार रखिए और जितना हो सके शेयर कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए बस। थैंक यू सो मच।